नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। अभी कुछ वक्त ही बीता होगा, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती पर एक ऐसा विवाद उठा जिसने इतिहास को फिर से खंगालने पर लोगों को मजबूर कर दिया। और ये जो विवाद उठा है, ये जो चर्चा शुरू हुई है, वो देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू के एक बयान को लेकर हुई है। उस बयान में उन्होंने 5 पॉइंट्स ऐसे सामने रखे हैं जो एक बड़ी भूल के तौर पर पंडित नेहरू की बताते हैं, और ये बताते हैं कि इस वजह से भारत को अब तक कश्मीर को लेकर के एक बड़ा दर्द झेलना पड़ा। किरण रिजिजू ने क्या कहा, पहले आपको ये सुनवा देते हैं। जो भी बातें मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पार्लियामेंट का भाषण और उस समय जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उस समय का तथ्य को मैंने देशवासियों के सामने में रखा है। तो इसमें उन्होंने बहुत विस्तार से तो वो चीज़ें नहीं कही, लेकिन आज हम इस चर्चा को 2 प्रमुख लोगों के साथ आगे बढ़ाएंगे और उन 5 भूलों की बातों का जो कि किरण रिजिजू ने जिक्र किया है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो 5 चीज़ें जो पंडित नेहरू ने उस वक्त की थी उसका असर भारत पर, कश्मीर पर और कश्मीर को लेकर दुनिया भर में किस तरीके का पड़ा है। मेरे साथ इस चर्चा में बात करने के लिए प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, इसलिए ये इस मुद्दे पर बहुत ही विस्तार से प्रोफेसर कपिल कुमार से हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ मेरे साथ में अहमद अयाज साहब हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि मुद्दा कश्मीर का है और यहाँ सबसे पहले जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, सबसे पहली बात जो किरण रिजिजू ने कही थी वो कही थी कश्मीर पर पंडित नेहरू की सबसे बड़ी भूल जो पहली थी वो ये थी कि जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह के विलय के प्रयास को खारिज कर दिया था उन्होंने, और ये बात जुलाई 1947 की है। प्रोफेसर कपिल कुमार, जब ये बात किरण रिजिजू कहते हैं, फैक्ट्स तो ये सामने आते हैं, कितनी बड़ी भूल के तौर पर देखते हैं आप, या फिर उस समय के हालात ऐसे थे? देखिए, भूल मैं तब मानूंगा जब कोई चीज़ अनजाने में की जाती हो, लेकिन अगर कोई चीज़ जानबूझ के या किसी की सलाह पे की जा रही है तो उसको मैं भूल नहीं मानूंगा। इस बात को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अंग्रेजों का और माउंटबेटन का कश्मीर को लेकर के क्या रवैया था। और खाली कश्मीर ही नहीं, जियोपॉलिटिकल दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कश्मीर और ट्रेवेंकोर, इन दोनों देशी रियासतों को अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो किसी यूनियन के अंदर जाए। ट्रेवेंकोर के जरिए वो हिंद महासागर को कंट्रोल करना चाहते थे, उसे स्वतंत्र बना करके, और कश्मीर के जरिए वो सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करना चाहते थे। तो जो अंग्रेजों के रीजेंट थे वो लगातार हरि सिंह को एडवाइस दे रहे थे कि आप एक वो स्विट्जरलैंड देश जैसा अपना राज बना लीजिए, किसी भी यूनियन को ज्वाइन ना करिए। और खुद माउंटबेटन जब जून 47 में जाते हैं वहाँ पे, तो वो खुद राजा हरि सिंह को ये कह के आते हैं कि आप किसी भी यूनियन को ज्वाइन ना करिए। और ये मत भूलिए कि जब एक्सेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर के पटेल आ जाते हैं, मैंने आज भी दोबारा उसको गौर से पढ़ा, उस एक्सेशन के अंदर कहीं पर भी प्लेबेसाइट कराने की यानी जनमत कराए जाने की बात नहीं है। लेकिन माउंटबेटन उसको टेम्परेरी मानते हैं और ये कहते हैं जब तक प्लेबेसाइट ना हो जाए, और नेहरू माउंटबेटन की बात को मानते हैं। और एक पूरा क्रम में देखिए, इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखिए कि कश्मीर के इस मुद्दे को हम केवल एक डॉक्यूमेंट या 2 डॉक्यूमेंट या एक घटना से नहीं देख सकते। इसको हमको 46 से लेकर के और 48 तक का जो पूरा घटनाक्रम है जी, आगे आ जाइए 370 तक का ही कह लीजिए, उस घटनाक्रम को सारे परिप्रेक्ष्य में रख करके सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए हमें एक निर्णय पे आना होता है। और एक बात मैं और यहाँ स्पष्ट कर दूं, लोग कहते हैं कि आप लोग नेहरू की बेशिंग करते हैं इसको लेकर के। सवाल नेहरू बेशिंग का नहीं है, नेहरू ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। गोवा का एक्सेशन किया, हम उसकी तारीफ करते हैं। मार्क बनाया या मान लीजिए इसरो बनाया, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन कश्मीर और चीन, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी हमारे लिए एक ज्वलन समस्या उस समय की नीतियों की वजह से बना दिए गए। अहमद अयाज साहब, मेरा आपसे पहला सवाल वही जो बात किरण रिजिजू ने कही
कि कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह के विलय के प्रयास को जो पंडित नेहरू ने खारिज किया, ये क्या उनकी एक बड़ी भूल थी और इस भूल की क्या वाकई खामियाजा कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारा मानना, और हिस्ट्री भी है कि महाराजा हरि सिंह कभी भी नहीं कहते थे कि जम्मू कश्मीर का एक्सेशन किसी के साथ नहीं हो। उसके कुछ वजूहत थे। एक वो कहता था कि हम इंडिपेंडेंट रहे, और दूसरा उसका यहाँ की जो मेजोरिटी मुसलमानों की थी तो वो भी एक कंसिडरेशन थी उसके पास, और दूसरा जोग्राफिकली हमारे आसपास जो पड़ोस थे तो वो भी एक कारण था उसके लिए। लेकिन टोटलिटी में हमारे हरि सिंह का मानना था कि मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ, और इसीलिए तब तक एक्सेशन की बात नहीं हुई जब तक पाकिस्तान की तरफ से 1947 में इंगेज नहीं हुआ। तो तब मजबूरी के हालात में महाराजा हरि सिंह को नेहरू जी को रुजू करना पड़ा मिलिट्री हेल्प लेने के लिए, और उस स्टेज पर नेहरू जी ने फिर एक शर्त रखी, हम हेल्प करने के लिए तैयार है लेकिन आपको एक्सेशन करना पड़ा। और उस सिलसिले में फिर बाकी और कंडीशंस होगी, फिर डिसाइड हो गया एक्सेशन करनी है। तो एक्सेशन करने के बाद फिर सो मेनी कंडीशन उसमें डिस्कस किए गए। एक ये था कि हिंदुस्तान के पास कम्युनिकेशन रहेगा, डिफेंस रहेगा और फॉरेन अफेयर्स रहेगा, और बाकी ऑटोनॉमी जो है बाकी जो जम्मू कश्मीर है वो ऑटोनॉमस रहेगा। तो बाद में फिर 370 की बात आई जब शेख अब्दुल्ला साहब फिर एडमिनिस्ट्रेटर बने, बाकी सारी चीजें आ गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हम वसूख के साथ ये कह सकते हैं कि अगर उस वक्त नेहरू जी एक्सेशन के लिए वो कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं कर लेते, शायद हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन नहीं हो जाती, और पाकिस्तान क्योंकि वो श्रीनगर पहुंच गया था, श्रीनगर वो पहुंच गया था ऑलरेडी, और यहाँ जम्मू कश्मीर के पास इतना कोई ताकत नहीं थी कि वो पाकिस्तान के इन्वेडर्स जो थे उनका मुकाबला कर सके। और इसलिए अगर उस वक्त एक्सेशन ना होती तो शायद पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ा होता। तो इसीलिए नेहरू जी ने भी बहुत दानाई की, उसने उस वक्त कंडीशन कुछ माने जो इस वक्त बहुत सारे लोग सवाल पैदा करते हैं कि उन्होंने क्यों कंडीशन मानी उस टाइम, क्योंकि वो मजबूर था। अगर यहाँ से महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला का ये था कि भाई एक्सेशन के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर नेहरू जी कंडीशन नहीं मान ले तो एक्सेशन नहीं होती, अगर एक्सेशन नहीं होती तो फिर पाकिस्तान पूरी तरह से घुस जाता। वो जम्मू कश्मीर पूरा जम्मू का मैं नहीं कह सकता हूँ, कश्मीर तो खा ही लेता, तो वो तो कश्मीर तो वो पूरा खा ही लेता। मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि चुका था पंडित नेहरू ने जो किया वो सही किया उस वक्त? तो इसलिए ये कहना कि नेहरू जी ने उस वक्त गलती की एक्सेशन के लिए, ये मानना हमारा नहीं है, वो एक गलत बात है। क्योंकि एक्सेशन उसके लिए जरूरी बना, क्योंकि वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान अंदर घुस ना जाए, और उस वजह से उन हालात में उसको एक्सेशन करना पड़ा, कुछ कंडीशन को भी मानना पड़ा। अगर वो ना करते शायद पाकिस्तान को यहाँ से धकेला नहीं जा सकता था, और पाकिस्तान आराम से अंदर जा सकता था, और कल को फिर हिंदुस्तान के पास कहने को कुछ नहीं रहता। उन्होंने पीओके जो उनके पास ऑलरेडी कब्जे में कर ही लिया था, तो फिर उनको थोड़ा सा आगे जाके श्रीनगर पहुंच ही गए थे, तो कश्मीर को भी वो कब्जे में कर लेते। तो प्रोफेसर कपिल कुमार अयाज साहब जो कह रहे हैं उसके मुताबिक तो जो उन्होंने किया पंडित नेहरू ने वो उस वक्त की जरूरत थी, नहीं करते तो पाकिस्तान पूरी तरीके से कश्मीर को अपने साथ ले जाता। देखिए अयाज साहब, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखें हिस्ट्री के, एक्सेशन नेहरू जी ने नहीं किया। जिस समय पाकिस्तान की फौज आई, सही बात है, लियाकत अली अशोकाबाद में आके बैठ गए थे कि हम श्रीनगर में झंडा फहरा करके और फिर हम पटियाला तक जाएंगे झंडा फहराने पाकिस्तान का, और पंजाब को भी लेंगे। इनको ये नहीं मालूम कि उसी समय से सरदार पटेल ने लगातार ये कहा कि हिंदुस्तानी फौज भेजी जाए, और उसको माउंटबेटन ने रोका, ये कह के कि कश्मीर तो आपका हिस्सा नहीं है, आप कैसे फौज भेज सकते हैं। और नेहरू ने माउंटबेटन की बात मानी कि हम फौज नहीं भेज सकते। तब जाकर के पटेल ने कोशिश की एक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन कराने की, और जब पटेल एक्सेशन का डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, उस समय भी नेहरू बात कर रहे हैं कि मैं यूएन में जाऊंगा, ये करूंगा। तब पटेल ने कहा था कि मिस्टर नेहरू, डू यू वांट टू लूज कश्मीर, और नेहरू चुप कर गए थे। और तब पटेल ने कहा था वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर
जनरल मैनेक्शॉ उनके एडीसी थे उस समय कि मूव एट, लेट द आर्मी गो। पटेल कैबिनेट मीटिंग में रखते हैं कि जिधर से कबाइली और पाकिस्तानी आ रहे हैं उन दर्रों के ऊपर एयरफोर्स से बम्बार्डमेंट करा के इनका आना रोका जाए। नेहरू उसको ओवर रूल करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है, जैसे मैंने पहले एक बात कही है, कि इसको एक डॉक्यूमेंट या दो डॉक्यूमेंट से ना देखें। और एक चीज मैं आपके आगे और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई जाती है कि कश्मीर कोई इंडिपेंडेंट राज्य था। सदियों से कश्मीर भारत का हिस्सा था और ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में भी जी ये जितनी स्टेट्स थी, रियासतें थी, ये ब्रिटिश इंडियन प्रिंसली स्टेट्स कहलाती थी। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ये स्टेट ऑफ कश्मीर नहीं कहलाती थी खाली। बिल्कुल सर, ये बात और तो उसका है। दूसरा हिस्सा था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। और अंग्रेज जो है भारत को दो टुकड़ों में नहीं बांट के गए थे, वो तो भारत को 566 टुकड़ों में बांट करके गए थे। लेकिन आज जो हम जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार, उसमें उन 5 भूलों का हम जिक्र कर रहे हैं जो किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो कहा 21 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के प्रधानमंत्री जो थे महाजन साहब, उनसे जो बात की गई थी वो भी ऐसी थी जिसने कि इस मुद्दे को और ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि उलझा कर रख दिया। क्या आपको लगता है कि उस वक्त अगर पंडित नेहरू वहाँ उस वक्त के प्रधानमंत्री से, कश्मीर के प्रधानमंत्री से सही तरीके से डायलॉग रखते तो चीज़ें और दुरुस्त हो सकती थी? देखिए, इसके पीछे एक कहानी है, वास्तविकता है कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला जी की परस्पर बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। और स्टेट पीपुल्स मूवमेंट था और शेख अब्दुल्ला वहां पे स्टेट पीपल मूवमेंट चला रहे थे। तो 46 जून में भी जब कैबिनेट मिशन भारत आया हुआ था तो शेख अब्दुल्ला को हरि सिंह ने अरेस्ट कर लिया था और नेहरू कैबिनेट मिशन को छोड़ करके शिमला से शेख अब्दुल्ला को बचाने के लिए वहां पे गए थे और शेख अब्दुल्ला को भी हरि सिंह ने अरेस्ट कर लिया था। तो नेहरू का एक पर्सनल ग्रज भी था हरि सिंह के साथ में पूरे उससे, और वो चाहते थे बार बार इस समय कि पहले शेख अब्दुल्ला को वहां का वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए कश्मीर के अंदर, उसके बाद बात होगी। आखिर तक शर्त ये रखी उन्होंने। अक्टूबर 1947 को कश्मीर के प्रधानमंत्री एमसी महाजन को एक पत्र में नेहरू ने उस वक्त के हालात का हवाला देते हुए लिखा था कि इस स्तर पर भारतीय संघ के लिए किसी भी तरीके के विलय की घोषणा करना सही फैसला नहीं होगा। अयाज साहब, आपने सुना जो किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया, और ये जो बातें किरण रिजिजू ने कही हैं वो उन्होंने अलग अलग दस्तावेजों से तैयार की गई एक किताब के आधार पर कही हैं। आपको लगता है उस वक्त ये तमाम तरीके की चीज़ें जो पंडित नेहरू की तरफ से की जा रही थी, खास तौर से कश्मीर के प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी गई थी, वो भी अगर सही तरीके से एक कदम के तौर पर उठाया जाता तो शायद कश्मीर को इतनी मुसीबतें, इतनी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती? ऐसा देखिए, बाहर एक इस मामले को, एक्सेशन को अपने सियासी अंदाजे से अपनी पार्टी के प्लान के तहत या एजेंडा के तहत इसको इस्तेमाल करता है, उसको चलाता है, एक अपनी इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन सूरत हाल सही यही है कि तब तक क्यों नहीं हुआ एक्सेशन जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ, जब तक पाकिस्तान श्रीनगर तक इन्वेड करते करते नहीं पहुंचे। क्या बात कर रहे उससे पहले सोचने की बात है, उससे पहले एक्सेशन बहुत सारे स्टेट्स का हो भी गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जम्मू कश्मीर का महाराजा अनडिसाइसिव था, उनके पास दाएं बाएं माहौल ऐसा था कि वो अनडिसाइसिव था अबाउट एक्सेशन विद इंडिया। लेकिन जब इन्वेड हो गया पाकिस्तानी इन्वेडर, तो सवाल उठ रहा है, आप जो बातें कह रहे हैं वो तो अब तक बताई गई, वो नैरेटिव तो अब तक बताया गया, लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है वो तो ये कहती है, और जो भूल के तौर पर पंडित नेहरू के गिनाई जाती है वो तो ये कहती है कि अगर वो उस वक्त वो फैसला ले लेते और वो इस तरीके के विलय की याचिकाओं को खारिज नहीं करते या बात को खारिज नहीं करते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन तीसरी हम आपको बता देते हैं जो रिजिजू की तरफ से भूल बताई गई है, पंडित नेहरू ने विलय के लिए शर्त रख दी
प्रोफेसर कपिल कुमार, ये जो शर्त रखना, एक तो विलय की प्रोसेस पहले ही आसान हो जानी चाहिए थी, तुरंत होना चाहिए था, फिर उस पर शर्त का रख देना, ये कितना और संकट खड़ा कर गया। शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ये एक अपने एजेंडा के तहत चल रहे थे। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि नेहरू ये कर रहे हैं, भाई साहब नेहरू नहीं कर रहे थे। आपको मैं एक डॉक्यूमेंट देता हूं नेहरू की कैबिनेट मीटिंग का। उस मीटिंग से पहले नेहरू जाते हैं माउंटबेटन के पास, मुद्दा नहीं मालूम क्या है, कि कश्मीर है या कुछ और है, और माउंटबेटन से कहते हैं कि हमारी कैबिनेट में ये मुद्दा डिस्कस होने जा रहा है। तो माउंटबेटन कहते हैं तुम्हारे लोग पागल हो गए हैं क्या, ये चीज पास नहीं की जा सकती। नेहरू कहते हैं आई गॉट द हिंट। और जब कैबिनेट में वो मुद्दा आता है तो नेहरू पता है क्या कहते हैं, कि हमने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऐसे ही नहीं बनाया है, वो तुमसे ज्यादा भारत को प्यार करता है, और जब उसने इस एजेंडे को मना कर दिया है तो ये एजेंडा नहीं लिया जाएगा। मुझे एक बात बताइए, 15 अगस्त को क्या मिला था? आजादी मिली थी, डोमिनियन स्टेटस मिला था। मैं चैलेंज करके इस बात को कहता हूं, ठीक करे कोई। और एक बात ये भूल रहे हैं एजाज साहब, कि डायरेक्ट एक्शन डे 1946 16 अगस्त के बाद से ही जिन्ना ने लाहौर के मदरसों से मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता और लड़के जो हैं वो कश्मीर में भेजने शुरू कर दिए थे। कश्मीर पे इन्वेजन क्यों होता है मुझे बताइए आप एजाज साहब। आप लोग भूलते हैं कि सितंबर 1947 में, मेरे ख्याल 9 या 11 सितंबर की बात है, लाहौर के पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा रॉयट होता है। और ये रॉयट हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये रॉयट है पठानों और मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स के बीच में, क्योंकि पठानिस्तान की मांग उठ चुकी है और अफगानिस्तान की सरकार ने पठानिस्तान की मांग को सपोर्ट कर दिया है, और उधर बादशाह गफ्फार खान पटूनिस्तान की बात कर रहे हैं। तो उस स्थिति के अंदर लियाकत अली और जिन्ना दोनों परेशान हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लियोनल कार्टर के सारे मिलिट्री इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, और उसके अंदर वो लिखते हैं कि तब पाकिस्तान ने तरीका निकाला कि इसको जो है जिहाद का स्वरूप दे दिया जाए। और ये कहा गया उन पठानों से, देखिए पठान तो हर साल हिंदुस्तान आते थे सर्दियों के महीने में, उनके बॉर्डर के ऊपर रख लिए जाते थे, वो यहाँ अपना पेशी धंधा कमा करके बर्फ खत्म होने के बाद वापस चले जाते थे। और इस साल उनको और हथियार दिए गए, और पेशावर से भर करके ट्रेनों में और बसों में रावलपिंडी लाया गया, और वहां पे जो पाकिस्तानी आर्मी अफसर थे उनको छुट्टी पे दिखाया गया पाकिस्तानी सेना से, उनके वो बनवाए गए पठानी ड्रेस बनवाए गए, कुर्ते और वो शलवार जो है, उन दर्जियों तक के नाम मालूम है लाहौर में जहां वो सिले गए। और खुद आकर के लियाकत अली जब यहाँ के चले, और पाकिस्तान ने तो एक और कोशिश की थी उस दिन, एक्सेशन होते ही पाकिस्तान ने उस दिन का सीज फायर अभी कर दो तुरंत, यानी उस दिन अगर सीज फायर हो जाता तो श्रीनगर के बाहर तक पाकिस्तान बैठा हुआ था। लेकिन इस सब के बीच में एक चौथी बात जो महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा कश्मीर को लेकर के विवादों में ले जाती थी, वो ये था कि भारत के आंतरिक मसले को अंतर्राष्ट्रीय मसला बना दिया जाना और कश्मीर पर जनमत संग्रह की बात करना। पंडित नेहरू की इस बात को भी किरण रिजिजू ने अपनी चौथी सबसे बड़ी भूल के तौर पर बताया है। अयाज साहब, इसे किस तरीके से देखेंगे? आप तो कश्मीर से हैं, कश्मीर पे जनमत संग्रह और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसको ले जाना, ये तो भारत का आंतरिक मामला था। ये अहम इशू है। और इससे पहले आपने एक और बात की जिसका बात करना जरूरी है, वो ये कि नेहरू जी ने एक अपना एजेंडा ये बीच में डाला कि भाई शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ये भी एक बात आई, और वो भी बहुत अहम है। शेख अब्दुल्ला का नाम नेहरू जी ने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो उसके दोस्त थे, वो इसलिए डाला कि शेख अब्दुल्ला ने ऑलरेडी महाराजा हरी सिंह के खिलाफ बगावत शुरू करी थी, और उस लिहाज से यहाँ प्रोटेस्ट भी शुरू हुए थे। उस वक्त कुछ में प्रोटेस्ट हो रहा था महाराजा के खिलाफ, और नेहरू जी ये तब तक जान चुके थे कि यहाँ का इमर्जिंग लीडर जो है वो शेख अब्दुल्ला है। और अगर मैं इस वक्त एक्सेशन महाराजा की बात पर कर भी लेता, तो अगर मैं शेख अब्दुल्ला को बीच में नहीं लाऊंगा, कल को मुझे ये और मसला पैदा हो जाएगा और मेरी एक्सेशन का कोई इतना फायदा नहीं होगा जब तक इसको शेख अब्दुल्ला को ऑन बोर्ड ना लिया जाए। तो इसलिए उसने बाप लिया था तब तक कि महाराजा के खिलाफ थ्रू आउट कश्मीर खिलाफ हो गया है,
शेख अब्दुल्ला इमर्ज हो गया है अयाज साहब, लीडर। शेख अब्दुल्ला पर इसलिए- मैं आपके पास आऊंगा जरूर, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार, जो बात मैंने कही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मामले को ले जाना और जनमत संग्रह की बात कराना, ये कितना घातक? ये भी किसके कहने पे? उसको यूएन इशू बनाया जाए। देखिए, अगर ये कहते हैं कबाइली हमला था, तो कबाइली तो कोई देश नहीं थे। या तो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना का हमला है और पाकिस्तान ने हमला किया है, हम यूएन में ले जा रहे हैं दूसरे देश के साथ, ये तो कबाइली हमला था। माउंट बेटन के कहने पे ये इसको यूएन में ले गए, पूरा का पूरा इसको हिसाब लेकर के। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं जनमत संग्रह कराने को लेकर, जनमत संग्रह कराने की, ये भी माउंट बेटन ने कही, और एक्सेशन से पहले माउंट बेटन कह चुका है इस बात को, प्लेबिसाइट होगा। और एक्सेशन को माउंट बेटन टेम्परेरी बताता है, और फिर ये कहता है प्लेबिसाइट होगा इसके अंदर। और आप देखिए, खाली यही मसले नहीं है। रिज्जू साहब थोड़ा आगे जाते, मैंने कहा था डॉक्यूमेंट्स देखे कि जब शेख अब्दुल्ला को करण सिंह ने अरेस्ट किया है, तो उस समय नेहरू का खत है करण सिंह के नाम कि अगर शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करना है तो इंडियन फोर्सेस का इस्तेमाल ना किया जाए, ये उनके वर्ड्स हैं। और वही शेख अब्दुल्ला मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लोग हैं जिन्होंने हुकूमत बनाई है पाकिस्तान के, उससे लेकर के उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। और ये तक शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि मेरे को कोई मंत्री वो नहीं चाहिए और मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा आज़ाद कश्मीर वालों को। और लियाकत अली के साथ भी शेख अब्दुल्ला टच में है। ये डॉक्यूमेंट जो अब नए सामने आ रहे हैं ना, और बाद में फिर शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, क्यों अरेस्ट हुए थे शेख अब्दुल्ला? क्योंकि पाकिस्तान से ऑब्नॉब कर रहे थे। आप शेख अब्दुल्ला का जिक्र कर रहे हैं तो किरण रिजिजू ने जो 5वीं भूल बताई वो भी बता देते हैं। उन्होंने शेख अब्दुल्ला से दोस्ती के लिए महाराजा हरि सिंह का विरोध किया। अयाज साहब, आप ये बात मानेंगे? हालांकि आप तो ये कह रहे हैं, आप तस्वीर का कुछ और पहलू बता रहे हैं, लेकिन जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं उसमें यह है कि महाराजा हरि सिंह का विरोध इस वजह से किया पंडित नेहरू ने क्योंकि उनकी शेख अब्दुल्ला से दोस्ती थी। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता होना चाहिए, बेस होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, उसकी बेस यही थी कि शेख उल्ला एक लीडर यहाँ इमर्ज हो चुका था महाराजा के खिलाफ। इसलिए नेहरू जी ने उस वक्त ये सोचा कि अगर मैं एक्सेशन महाराजा की तरफ से कर भी लेता हूँ, लेकिन जब तक शेख उल्ला को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा तब तक मुझे कल को मसला पैदा ये हो जाएगा क्योंकि शेख उल्ला के एक अलग पोजीशन पर आ चुका है। इसीलिए उसने इसीलिए नेहरू जी ने शेख उल्ला को बोर्ड में लेकर उसको आइंदा के लिए या एडमिनिस्ट्रेटर बनाया या कभी पीएम बनाया, इसलिए कि आगे आने वाला लीडर जो था वही था, क्योंकि उसके खिलाफ महाराजा के खिलाफ ऑलरेडी हालात खराब हो चुके थे, जम्मू कश्मीर में एक बगावत शुरू हो चुकी थी। तो वो एक वजह था नेहरू जी ने ऐसा किया। जहां तक टेम्पररी एक्सेशन, वो जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ एक्सेशन की बात है या टेम्पररी की बात है, ये सही बात है। एक्सेशन जब हुई तो माउंट बैटन की वजह से वो एक्सेशन अप्रूवल उसकी वजह से हुई और उसके अप्रूवल से हुई और उसमें टेम्पररी डाला गया, ये जान के कि कल को इनको पिटिशन दिया जाए और ये पूछा जाए कि ये जाना कहाँ चाहते हैं कश्मीर वाले, जम्मू कश्मीर वाले, वो उसमें एक बात आई है। तो इसीलिए इस मामले को किसी और स्टेट से तो नहीं आई। लेकिन ये बात तो अयाज साहब और बाकी जितनी रियासतों का विलय हुआ वहां तो ये बात नहीं उठाई गई, फिर सिर्फ कश्मीर के लिए ये क्यों कहा गया? नहीं, जम्मू कश्मीर की बात कह रहा हूँ, वहाँ नहीं उठाई गई, लेकिन जम्मू कश्मीर उठाई गई। क्यों उठाई गई? कश्मीर भी उसी तरीके की रियासत। रीजन जो मैं बता रहा हूँ ब्रिटिश का, और इस बात को माना नहीं गया और यहाँ की बात आई, जम्मू कश्मीर थी, बाकी जगहों पर ना आई हो वो मैं मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ की बात आई। हो सकता माउंट बैटन की वजह से ही हो, उसके बीच में अपनी टांग डाली हो सकता वटेवर रीजन, लेकिन ये बात आ गई जो हट के थे बाकी रियासतों से, वो इसमें आ गई। नहीं तो ये बताइए 370 बाकी रियासतों में कहाँ लगा? वो भी तो जम्मू कश्मीर पर ही लगा भारत में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। कुछ खुसूसी दर्जात अलग रखे गए जम्मू कश्मीर के लिए, बाकी रियासतों से जुड़े किया। तो इसलिए इसको एक स्पेशल माना जाता था पहले से ही। ये कहना कि ये हिंदुस्तान का पहले से ही, जैसे आप कह रहे हैं कि एक पार्ट था या इसके साथ कोई कनेक्शन था, नहीं था। तो इसीलिए अयाज साहब, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, प्रोफेसर कपिल कुमार लास्ट कमेंट में इस पर आपसे चाहूंगा। देखिए एजाज साहब, इतिहास इस पे नहीं लिखल जाता कि उसने क्या नेहरू ने सोचा होगा। इतिहास के दस्तावेज बोलते हैं और एक्शन बोलते हैं कि नेहरू ने क्या किया। और दूसरी बात एक और मुझे बताइए, जब भारत की सेना ने यह कहा
कि जब तक हम पाकिस्तानियों को और बाहर नहीं खदेड़ देते तब तक सीज फायर नहीं करना। तो नेहरू ने सीज फायर तब क्यों किया? फिर किसके कहने पे किया? जरा माउंटबेटन साहब की जो पुत्री है उनकी किताब पढ़ लीजिए, जिसमें वो साफ लिख रही है कि मेरे पिता ने मेरी मां से कहा कि नेहरू को फोन करो सीज फायर के लिए, और मेरी मां ने कहा एडविना ने कि क्या नेहरू मान जाएंगे, और मैंने कहा कि मान जाएंगे। और एक चीज मुझे और बताइए, आप खाली कश्मीर की बात करते हैं, आप गिलगिट भूल जाते हैं। मेजर ब्राउन ने क्या किया? आप पूरे इस कश्मीर के उसके अंदर जो मैंने शुरू में बात कही जियो पॉलिटिक्स की, कि अंग्रेज क्या चाहते थे कश्मीर को लेकर के, उसको आप भूल जाते हैं। टोटलिटी में देखिए जनाब, इसलिए नेहरू की हो ये भूल नहीं है, ये गलती नहीं है। माउंटबेटन के कहने पे मुझे बताइए, कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस क्यों मान लिया था? मांग तो आजादी की थी ना, क्यों मांग लिया था डोमिनियन स्टेटस? बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन बहुत पेज है अजीज साहब, इतना इतिहास नहीं है। और अब क्योंकि इतिहास बोल रहा है, डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं कि इतिहास की सच्चाइयां सामने क्यों आ रही। बिल्कुल निश्चित तौर पर, वैसे तो कहा जाता है, पुरानी कहावत है, जो बीत गई वो बात गई, लेकिन ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास हमेशा सबक देता है, सीख देता है, इसलिए हमेशा इतिहास को पलटकर देखते रहना चाहिए। इतिहास कश्मीर का जो रहा वो हमें कई सीख देकर गया, और शायद यही वजह है कि वर्तमान में हमने सीख कर कश्मीर में अब जो किया वो अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, और बेहतर तस्वीरें कश्मीर से हमारे पास लगातार सामने आ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।